एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग चल रही थी। मैंने एक वीडियो रैंडमली देखी यूट्यूब पर। वहां पर जज जो क्वेश्चंस पूछता है, ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, और जो वुमन है जिनको वो इंटेरोगेट कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, शी अपेरेंटली डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आप अगर ध्यान से देखें उस वीडियो को, उस वुमन के पीछे एक और वुमन बैठी है। वो क्या करती हैं? इंटरप्रेट करती हैं। जो जज पूछता है इंग्लिश में, वो उनके लिए उनकी मदर टंग में ट्रांसलेट करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये जो लेडी रिस्पॉन्स देती हैं, वो इंटरप्रेटर उसे बैक टू इंग्लिश ट्रांसलेट करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं जज के लिए। तो ये दो वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आप समझें कि प्रैक्टिकली इंटरप्रिटेशन कैसे काम करती है एंड हाउ इज इट अ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर जो पूछा गया है आपसे कि हाउ इज कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग डिफरेंट फ्रॉम साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग। पहली चीज ये पूछी गई है, देखिए। तो गाइस अगर इनमें डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस ये है, देखिए, कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग क्या होती है? कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग तब की जाती है जब इंटरप्रेटर स्पीकर का मैसेज इंटरप्रेट करता है, यानी ओरली ट्रांसलेट करता है, इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर हैज फिनिश्ड डिलीवरिंग हिज और हर स्पीच। यानी स्पीकर ने जो बोला, जब वो बोल लेते हैं, उनके बोलने के बाद इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी ओरली ट्रांसलेट करते हैं इन द टारगेट लैंग्वेज, ताकि जिनको वो समझाना चाह रहे हैं, जो ऑडियंस में मेंबर्स हैं जितने भी हो, वो समझ पाए। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक एग्जाम्पल दिया था अमेरिकाज गॉट टैलेंट का, जिसमें जजेस इंग्लिश में पूछते हैं क्वेश्चंस और स्टेज पर दो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ में एक इंटरप्रेटर है। तो अगर आप उस वीडियो का स्टार्टिंग फेज देखें और परफॉर्मेंस के बाद जो कमेंट्स देते हैं जजेस, आप देखेंगे कि जज पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनकी इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करती हैं उनकी टारगेट लैंग्वेज में, ताकि वो समझें, ताकि पार्टिसिपेंट समझें कि जज ने क्या क्वेश्चन पूछा है। एंड व्हेन दे रिस्पॉन्ड, जब पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इंटरप्रेटर वापस उसे इंग्लिश में इंटरप्रेट करती हैं जजेस के लिए। तो ये एग्जांपल जो है कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग का है। पहले जज ने कुछ पूछा, फिर इंटरप्रेटर ने उसे ओरली ट्रांसलेट किया, फिर पार्टिसिपेंट ने जवाब दिया, फिर इंटरप्रेटर ने उसे इंग्लिश में ओरली ट्रांसलेट किया। ये एग्जांपल है कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग का, यानी जब स्पीकर बोल लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पूरी स्पीच बोल रहे हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में क्वेश्चंस पूछे, एक सेंटेंस बोला, उन्होंने इंटरप्रेट किया, पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया, उन्होंने इंटरप्रेट किया। इसके कंट्रास्ट में, इसके कंपैरिजन में अगर आप साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग देखें गाइस, इसका मीनिंग ये है कि जब स्पीकर बोल रहा है किसी लैंग्वेज में और इंटरप्रेटर साइमल्टेनियसली, यानी उसी समय साथ ही साथ स्पीकर के साथ इंटरप्रेट कर रहा है, बोल रहा है, ताकि जो ऑडियंस है, जिन्हें वो समझाना चाह रहे हैं, जिनके लिए वो ओरली ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो समझें कि स्पीकर क्या बोल रहा है। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने जज वाला दिया था गाइस, जहां मैंने आपको बताया कि एक वुमन बैठी है और यहाँ पर जज है, और जज उनको क्वेश्चंस पूछते हैं और वुमन के पीछे उनकी इंटरप्रेटर बैठी हैं। वो एग्जाम्पल, वो वीडियो अगर आप देखते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग, क्योंकि साथ में देखेंगे आप कि जज यहाँ से बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, और इंटरप्रेटर साथ ही के साथ उन्हें इंटरप्रेट कर रही हैं, ट्रांसलेट कर रही हैं। तो ये गाइस मेजर डिफरेंस है कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग और साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग में। देखिए, इन कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग the interpreter sits with the speaker or in soundproof booth, listens to the speech and then interprets it for the listeners in the language that they understand. Thus, the interpreter takes notes to ensure not to miss anything significant. यानी स्पीकर ने कुछ बोला और उनकी स्पीच खत्म होते ही इंटरप्रेटर ने उसे ट्रांसलेट किया,
और साथ में नोट्स भी लेते हैं जब स्पीकर बोलता है, सो दैट दे डोंट मिस एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कंट्रास्ट में अगर आप साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग की बात करें गाइस, तो साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग में इंटरप्रेटर के पास चांस नहीं रहता है नोट्स लेने का, क्योंकि उनको स्पीकर के साथ साथ बोलना होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो थोड़ा लो वॉल्यूम में बोले ताकि स्पीकर इंटरप्ट ना हो। अगर आप वो वीडियो को एग्जांपल देखें जिसमें जज को साइमल्टेनियसली इंटरप्रेट कर रही हैं एक लेडी एक अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो थोड़ा सा लो वॉल्यूम में बोलती हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग। तो उनके पास ज्यादा चांस नहीं रहता है, टाइम उनको बहुत कम मिलता है इंटरप्रेट करने का। तो गाइज, इन कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग द इंटरप्रेटर गेट्स सम टाइम टू थिंक to be able to interpret properly, which is not possible in simultaneous interpreting. ये एक ऐसी चीज है गाइस जो आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी। मान लीजिए एक फॉरेन टूरिस्ट दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी आए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू टॉक टू समवन जो उनकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं। ठीक है, एंड देन आप क्या करते हैं, आप इंटरवीन करते हैं, आप उनके क्वेश्चन को समझते हैं जो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं या जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और आप अकॉर्डिंगली उसे हिंदी में इंटरप्रेट करते हैं यानी ओरली ट्रांसलेट करते हैं। किसके लिए? जिनसे वो टूरिस्ट बात करना चाह रहा है। दिस पर्सन कुड बी अ शॉपकीपर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और एनीबॉडी एल्स। तो जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं वो खत्म करते हैं, फिर आप उसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर शॉपकीपर जो बोलते हैं या रिक्शा ड्राइवर जो बोलते हैं आप वापस उसे इंग्लिश में ओरली ट्रांसलेट करते हैं यानी इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आपने ऐसा कभी कुछ किया है गाइस, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल और है कि consecutive interpreting is preferred in technical meetings, official lunches and also in small group meetings. लेकिन simultaneous interpreting वहां पर प्रेफर की जाती है जहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पीकर ने बोला वो साथ के साथ ही ओरली ट्रांसलेट होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके एग्जांपल्स आप जनरली कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स जैसा एग्जांपल मैंने आपको दिया, या फिर मान लीजिए मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें डिफरेंट नेशंस के डेलीगेट्स आए हैं, साथ में मीडिया भी है, या एक मान लीजिए मीडिया पर इंटरव्यू चल रहा है जिसमें डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग के। यानी कुल मिला के गाइज, जहां पर ये बहुत जरूरी है कि स्पीकर ने जो बोला वो उसी समय ओरली ट्रांसलेट होना चाहिए, वहां पर हम यूज करेंगे साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग। और जहां पर स्पीकर कुछ बोलता है और उनके बोलने के बाद अगर ओरली ट्रांसलेशन होता है उसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग। तो अगर आपने ध्यान दिया हो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी गई थी। पहली चीज है हाउ इज कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग डिफरेंट फ्रॉम साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग, ये हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ कैन द इंटरप्रेटर एंड द स्पीकर ओवरकम द चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग। यानी इंटरप्रिटेशन का ये जो प्रोसेस है इसमें जो चैलेंजेस आते हैं इन्हें इंटरप्रेटर और स्पीकर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप आंसर पढ़ेंगे गाइस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो इंटरप्रेटर है उसके पास एक गुड कमांड होनी चाहिए ओवर द टू लैंग्वेजेस। जिस भाषा में स्पीकर बोल रहे हैं उसे समझना, उसका एनालिसिस करना, और जिस टारगेट लैंग्वेज में उन्हें ट्रांसलेशन करना है यानी इंटरप्रेट करना है, दोनों लैंग्वेजेस में उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए और वेरी गुड कमांड होनी चाहिए। ये तो होगी गाइस पहली चीज। सेकेंडली, ना केवल गुड कमांड होना, ना केवल प्रोफिशिएंसी होना, उनके पास एबिलिटी टू असेस एंड कॉम्प्रिहेंड द ओरिजिनल मैसेज, ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि जब वो समझेंगे कि स्पीकर ने क्या बोला है, उसे एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तभी तो वो इंटरप्रेट कर पाएंगे गाइस टारगेट लैंग्वेज में। क्योंकि ट्रांसलेशन के दौरान, इंटरप्रिटेशन के दौरान ये बहुत जरूरी है
कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इसमें कोई चीज आप ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इसमें कोई डिस्टॉर्शन या ओमिशन नहीं हो सकता। एज इट इज मैसेज स्पीकर से ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर स्पीकर की भी बात की गई है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि सिर्फ इंटरप्रेटर का बताओ कि चैलेंजेस कैसे ओवरकम करेंगे, उन्होंने स्पीकर के बारे में भी पूछा है कि आप ये बताएं कि इंटरप्रेटर और स्पीकर चैलेंजेस कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर स्पीकर की बात हो तो स्पीकर को भी क्लियर होना चाहिए, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, वो ऐसे बोलें कि उनकी स्पीच जो है, एक्सेंट जो है एकदम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी खुद की स्पीच क्लियर नहीं होगी या उनका कंटेंट वेग होगा, क्लियर नहीं होगा, तो इंटरप्रेटर को समझने में चैलेंजेस आ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरप्रेटर मस्ट हैव एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इस स्किल को बोला जाता है गाइस एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि जो स्पीकर ने बोला आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे पूरा लिखें उसके बाद दोबारा बोलें। आप हार्डली कुछ नोट्स बना सकते हैं, इन दैट टू अगर आप कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं, बट मोर और लेस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको माइंड में रिटेन करनी होती है, फिर आपको ओरली ट्रांसलेट करना होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इंटरप्रेटर के पास एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हो, ताकि जो मैसेज है उसकी ओरिजिनलिटी लूज ना हो, उसका कंटेंट लूज ना हो। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर मेमोराइज कर सके, रिटेन कर सके द कंटेंट्स ऑफ द स्पीच। ये जस्ट अभी हमने बात करी है, ताकि जो मैसेज है वो एक्यूरेटली और इंटायरली ट्रांसमिट होना चाहिए ऑडियंस तक। उसके बाद ये कुछ माइनर पॉइंट्स आते हैं कि ऑडियो इक्विपमेंट से फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स वो यूज करने जा रहे हैं, लेकिन मेन जो इसमें पॉइंट्स हैं उसकी हमने बात की कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कॉम्प्रिहेंड द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरप्रेटर, ये बहुत जरूरी है। और स्पीकर के एंड पर ये जरूरी है कि वो एकदम क्लियर बोलें, स्पीच वाइज भी, और जो कंटेंट है वो भी इसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और इंटरप्रेटर जो है मेमोराइज कर पाए, रिटेन कर पाए कंटेंट्स को, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको एक रिटन टेक्स्ट पकड़ा दिया गया और बोला गया चलो ठीक है घर ले जाओ इसे ट्रांसलेट करके कर लाना, है ना। ये ऑन द स्पॉट इंटरप्रेटिंग की जाती है, ओरली ट्रांसलेट किया जाता है। और जहां भी पॉसिबल हो इंटरप्रेटर अगर चाहे, अगर टाइम अलाउ करता है तो वो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वो पहले इंटरेक्शन करते हैं स्पीकर के साथ कि उन्हें पता लग जाए कि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जिस पर स्पीकर बोलने वाले हैं, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर उससे फेमिलियर हो जाएं, जनरली होते हैं, दिस इज अ प्री रिक्विजिट। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम इंटरप्रेटर को बुला लिया गया और रैंडमली कोई स्पीच शुरू कर दी गई, है ना। दे आर फेमिलियर विद द कंटेंट कि क्या कंटेंट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है गाइस वो ये है कि द इंटरप्रेटर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, यानी जो जैसे बोला गया उसे एज इट इज आगे इम्पार्ट किया जाए। इम्पार्शियल होना चाहिए उन्हें, अपनी तरफ से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन मैसेज में नहीं होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि जो मैसेज वो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। उसके साथ ही में हम ये भी बात कर सकते हैं कि दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यानी जिस कल्चर को स्पीकर बिलोंग करते हैं और जो कल्चर ऑडियंस का है, अगर उसमें डिफरेंस है तो ये अवेयरनेस इंटरप्रेटर को होनी चाहिए। तभी अगर ऐसा कोई वर्ड आता है, जैसे मैंने पहले बोला सिंदूर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा द वर्मिलियन मार्क, लेकिन आप कैसे समझाएंगे ऑडियंस को कि सिंदूर की भारतीय संस्कृति में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज नॉट जस्ट अ कलर, ये एक आइडेंटिटी है मैरिड वुमेन की, जो सुहागन है वो लगाती हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस अगर होते हैं, द इंटरप्रेटर मस्ट और शुड बी एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। उसके बाद 10th पॉइंट यही है
कि जो भी स्पीकर ने बोला उसमें कुछ एडिशन ना हो, कुछ सब्ट्रैक्शन ना हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साथ ही में इंटरप्रेटर के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ट्रांसलेशन जनरली रिटन फॉर्म में किया जाता है। मान लीजिए किसी बुक का ट्रांसलेशन हो रहा है, किसी नॉवल का या किसी पोएम का, ठीक है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर को कोई काम दिया जाता है, then they have to have strong communication skills या interpersonal skills, तभी स्पीकर ने जो बोला वो ऑडियंस तक वो बात कन्वे कर पाएंगे। तो ये एक एडिशनल क्वालिटी है जो इंटरप्रेटर के पास होनी चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर ने बोला उसका मीनिंग और इंटेग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ ईडियम्स इस्तेमाल होती हैं या सरकाज़म होता है तो इंटरप्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बहुत केयरफुली ट्रांसमिट करें, यानी ओरली ट्रांसलेट करें, ताकि जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, वो ऑफेंड ना हो। तो गाइज, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने पहले समझा है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी अडेप्टेशन की, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में जनरली लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए थे जिनमें ट्रांसलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर एक बड़ा पैराग्राफ या एक बहुत बड़ा पैसेज आपको दिया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हमने थोड़ी सी बात की है अडेप्टेशन पर, फिर हमने बात की है इंटरप्रेटिंग क्या होती है, ट्रांसलेशन से कैसे सिमिलर है, ट्रांसलेशन से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद हमने बात की कि इंटरप्रेटिंग के टाइप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग क्या होती है, साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग क्या होती है, यही इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया था, इसका हमने डिस्कस किया है आंसर। एंड सेकेंड पार्ट जो पूछा गया था कि हाउ कैन द इंटरप्रेटर एंड स्पीकर ओवरकम द चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कोई और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थियोरेटिकल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है कि थियोरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।